Hello everyone, I am Manish Sharma. Let's start chapter first. Introduction. How, when and where. कैसे, कब और कहाँ. How important are dates. तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं. इतिहास. क्या केवल अतीत की तिथियों का ही खेल है. कब किस सिंहासन पर कौन सा राजा बैठा या फला लड़ाई कब कहाँ और किन के बीच लड़ी गई. क्या इतिहास तारीखों को रटने या याद रखने का एक उपाय विषय भर ही है. पहले लोग आम तौर पर ऐसा ही समझते थे. बहुत से लोग आज भी ऐसा ही समझते हैं. लेकिन क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है. नहीं. इतिहास तो बस बनता चला जाता है, उसे कोई बनाता नहीं. यह रोज बनता है और समय के पिटारे में समाता चला जाता है. इतिहास का संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की हुआ करती थी और आज इनमें क्या परिवर्तन आए हैं. यह अलग अलग समय में आने वाले परिवर्तनों के बारे में हमें जानकारी देता है. जब हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, तब हम पुराने और नए की बातें करते हैं. घर के बड़े बूढ़े बूढ़ों से अक्सर हम सुनते हैं पहले ज़माने का या पुराने समय में और बाद के लोग या नए ज़माना. इतिहास. अतीत के परिवर्तन. दैनिक आम जीवन में हम अपने आसपास की वस्तुएं या घटनाओं के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रश्न नहीं उठाते हैं. उन्हें स्वाभाविक रूप से ही लेते हैं. हमें लगता है जो कुछ हम अभी देख या सुन रहे हैं वह हमेशा ही ऐसा रहा है. लेकिन क्या सचमुच में ऐसा ही होता है. ध्यान दीजिए, जब आप काफ़ी छोटे थे तभी से घर में रंगीन टेलीविज़न पर अपनी पसंद के कार्यक्रम देखते आ रहे हैं. लेकिन जब आपके पिताजी छोटे से रहे होंगे तो वह शायद रोज़ाना रेडियो सुनते होंगे और आपके दादाजी ने तो अपने बचपन में शायद अखबार भी रोज़ न पढ़ा हो. लेकिन आज समय में आए परिवर्तनों के कारण सभी चीज़ें सभी को उपलब्ध होती जा रही है. कई बार हम जाने अनजाने में ही ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं जिनका इतिहास से गहरा नाता होता है. जैसे चाय कॉफ़ी कब प्रचलन में आए. जिस कार में बैठकर आप घूमने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका आविष्कार कब हुआ. जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग कैसे रहते थे. क्या आज बिजली के बिना हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं. पहले जब घरों में पानी के नल नहीं होते थे, तब लोग अपनी पानी की व्यवस्था कितनी मुश्किल से करते होंगे. क्या आज आप स्कूल जाने से पहले रोज़ाना किसी कुएं, नदी या तालाब से 4 बाल्टी पानी भर कर ला सकते हैं. किसी प्रकार से इसी प्रकार से रेलगाड़ी, बस, ऑटो, मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, समाचार पत्र वगैरह जब नहीं थे, तब लोगों का जीवन जीने का तरीका कैसा था. लोग किस प्रकार से देश और समाज की चीज़ों और घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते थे. चित्र एक. जेम्स रेलन द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र सन 1782, जिसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं. भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थ रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में
नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे अब उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। विशेष अवधि। कई बार इतिहास में आए परिवर्तनों के लिए कोई तारीख तय करना संभव नहीं होता, लेकिन ऐतिहासिक सवाल हमें इनके समय के बारे में सोचने को बाध्य कर देते हैं। कई ऐतिहासिक प्रक्रियाओं या घटनाओं को साल या महीने के हिसाब से नहीं देखा जा सकता है। दुनिया के लोगों ने कौन से साल में कपड़े पहनना या आग जलाना सीखा था, यह बताना संभव नहीं है। यह तो मानव इतिहास के एक लंबे समय में आए बदलावों का नतीजा था। इसी इसी तरह से दुनिया के लोगों ने भोजन पकाना, खेती करना, पशु पालना, घरों में रहना और बस्तियां बना बसाना कब शुरू किया, यह भी एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही हुआ। इन प्रक्रियाओं की तारीखें तय करना मुमकिन नहीं। जरा बताइए तो भारत के लोगों ने आलू खाना या चाय कॉफ़ी पीना कब शुरू किया होगा? यह सब रातों रात नहीं हुआ होगा। लोगों ने धीरे धीरे ही इनका स्वाद चखना शुरू किया होगा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह भारत में हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि बता नहीं सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या भारत की अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। चित्र 2। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हम यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कैनोट की पदवी दी गई थी। विच डेट्स। इतिहास में तिथियों का जुड़ाव। लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। पहले युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे मुगल काल के शासकों के बारे में हम उस समय के इतिहासकारों द्वारा लिखे गए विवरणों से सही सही जान सकते हैं। मसलन बाबर ने सन 1526 में इसकी स्थापना की। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब कब कब मुगल सम्राट बने। इन सम्राटों ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और जनता पर कौन कौन से टैक्स लगाए।
किस शासक ने प्रजा की भलाई के लिए ज़्यादा काम किए और किस ने जुल्म ढाए वगैरह वगैरह। लेकिन अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, नई राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी, नई खोजें और आविष्कार हुए और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। तथ्य या घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। हम इनके इर्द गिर्द अतीत की उन घटनाओं को जोड़ते हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं। इसलिए तारीखों का भी महत्व होता है। जब अध्ययन का विषय बदलता है और नए विषय जुड़ते हैं, तब अहम तारीखें भी बदल जाती हैं। जैसे जब हम मध्यकाल के इतिहास की बात करते हैं, तभी इसके अंत में औद्योगिक क्रांति की घटना होती है और यहाँ तारीखों में अचानक महत्वपूर्ण बदलाव आ जाते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी काली करतूतों और उसके प्रशासनिक आधिपत्य वाले प्रदेशों में उसके अफसरों की मनमानियों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। इन इतिहासकारों ने भारत इन इतिहासकारों ने भारत के समाज और संस्कृति का भी काफ़ी मखौल उड़ाया है। उनकी नज़र में हरेक गवर्नर जनरल का शासन काल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग-अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वाइसराय का भी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग-अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। यही वजह है कि 18वीं और 19वीं सदी के भारत में आए सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव की जानकारी हमें ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखी पुस्तकों से बहुत कम मिलती है। उनके अनुसार कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश भारत सपेरों, भिखारियों, बाजीगरों, तांत्रिकों और गरीब अनपढ़ों का देश बन गया। दरअसल वे ऐसा ब्रिटिश सत्ता की भारत को लूटने, खसोटने और उसे कंगाल बनाने की कोशिशों पर पर्दा डालने के लिए करते थे। सन 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई को अंग्रेज इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह कहकर इसका महत्व खत्म करने की कोशिश की थी, जबकि सही मायनों में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत इसी दौर में हुई थी। सवाल उठता है कि क्या हम गवर्नर जनरलों के इन इतिहास के खोजने में भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और
वर्गों की गतिविधियों पर ध्यान दे सकते हैं। नहीं, जो इतिहास गवर्नर जनरलों और लॉर्ड साहबों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। जाहिर है, हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब हम जिन तिथियों को महत्व दे रहे थे वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। हमें नई तारीखों को खोजना होगा, लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? सन 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी। इस किताब में उसने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बाँटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर भारतीय इतिहासकारों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके के में कोई समस्या दिखाई देती है? क्या भारत के इतिहास को धर्म और शासन विशेष के आधार पर कालखंडों में बांधा जा सकता है? सन 1857 के आंदोलन में आरंभिक सफलता के बाद आंदोलनकारियों ने दिल्ली के लाल किले में 83 साल के बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। बहादुर शाह जफर को आप किस पदवी से नवाजेंगे? क्या वह भारत का अंतिम मुगल सम्राट था? क्या वह अंतिम मुगल सम्राट था या फिर वह राष्ट्रवादी भारतीयों द्वारा घोषित आज़ाद हिंदुस्तान का सम्राट था? इतिहास को हम अलग-अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसा शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। जेम्स मिल की धारणा। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उसकी समझदारी यह थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहियों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यह तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चल सकते थे? किस युग को केवल उस समय के राजा, महाराजाओं या शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर क्या हम यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता? हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। इतिहास का काल वर्गीकरण। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग
हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास या युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। लेकिन यह भी सच है कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो फिर यह आधुनिक काल कैसे कहला सकता है? इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार अंग्रेजी शासन के इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। इसके आगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।